भारतीय बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय बिस्मार्क के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। इन्हें सरदार के उपनाम से भी जाना जाता है, तो इस प्रश्न को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है द प्रिंस पुस्तक किसने लिखी? अगला प्रश्न है द प्रिंस पुस्तक किसने लिखी है? VVI प्रश्न है, पिछले एग्जाम में भी यह प्रश्न पूछा गया था। तो द प्रिंस पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निकोलो मैकियावेली द्वारा द प्रिंस पुस्तक लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस शहर को भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर कहा जाता है? आप सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि बेंगलोर को भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया था? ध्यान रखिएगा, प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, क्योंकि प्रसिद्ध खजुराहो जो मंदिर है वो आपका मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश से ही रिलेटेड यह महोत्सव है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजाराम मोहन राय। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, राजाराम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग त्रासदी कब हुई थी? तो जालियांवाला बाग त्रासदी 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को। याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है। नेक्स्ट, भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। कितने? 11 मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो ये बलवंत राय मेहता समिति ने 3 टियर पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। कितना? 3 टियर, जो अभी हमारे गांव में चल रहा है 3 टियर वाला, वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान ने किस अनुच्छेद में अवशिष्ट शक्तियां निहित की है? तो संविधान के अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्तियां को क्या किया गया है? निहित किया गया है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन VVI ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क में है। किस में है? भाग 4 के क में। बार बार यह प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? ये प्रश्न आप सभी को पता होना चाहिए, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं भारत के राष्ट्रपति। कौन दिलाते हैं? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है। तो पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल 1/6 गुना होता है। कितना होता है? 1/6 गुना। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि डोंगरी मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो डोंगरी मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर राज्य में डोंगरी मुख्य रूप से बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल में क्या है? ओजोन परत है। किस मंडल में? समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है, जो हमें हमारी पराबैंगनी किरणों से क्या करती है? रक्षा करती है। सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के कोर को किस रूप में जाना जाता है? तो पृथ्वी के कोर को बैरियस्फीयर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्या? बैरियस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पे कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ये सभी नदी डेल्टा बनाती है, लेकिन आपको बता दें कि ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ध्यान रखिएगा। भारत का झीलों का जिला किसे कहा जाता है? तो झीलों का जिला उसी को कहा जाएगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा झील होगा। तो ये कहा जाता है नैनीताल को। किसे कहा जाता है? नैनीताल, जो उत्तराखंड राज्य में है, उसे झीलों का जिला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल के बाहर सबसे चमकीले तारे सीरियस को डैश भी कहा जाता है। तो सीरियस को डॉग स्टार भी कहा जाता है। आप सभी को पता होगा सीरियस को क्या कहा जाता है? डॉग स्टार भी
कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पे कि माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो माजुली असम राज्य में स्थित है। किस राज्य में? असम राज्य में स्थित है। ध्यान रखिएगा, किस राज्य में? असम राज्य में स्थित है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है? तो आपको बता दें कि अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे बड़ा आवरण क्षेत्र है? तो भारत में जो सबसे बड़ा वन का आवरण क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश है। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको बता दें कि हरित क्रांति का जनक N.E. बोरलॉग को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि द्वाब शब्द का अर्थ क्या है? तो द्वाब शब्द का अर्थ है दो नदियों की बीच की भूमि। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दो नदियों की बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? द्वाब कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। NH क्या 44 है। NH 44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आपको बता दें कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। क्या है? सबसे छोटा लक्षद्वीप है। अगला क्वेश्चन है कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो चूना पत्थर का आपका यहाँ पे रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि शुष्क बर्फ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपकी दूध के पीएच की प्रकृति क्या होती है? तो दूध की पीएच की प्रकृति थोड़ी सी अम्लीय होती है। ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी अम्लीय होती है क्योंकि यहाँ पे दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.5 से लेकर 6.7 के बीच में होता है। तो थोड़ी सी ये क्या होता है? अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्फ का गलनांक कितना केल्विन होता है? तो बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि जल का पीएच मान होता है। तो जल का पीएच मान बिल्कुल 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए कौन सी गैस ऑक्सीजन के साथ मिश्रित की जाती है? तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को क्या की जाती है? मिश्रित की जाती है। किस गैस को? हीलियम गैस को मिश्रित की जाती है। अगला है भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो भारी जल को डिटोरियम ऑक्साइड कहा जाता है, यानी भारी जल का रासायनिक सूत्र यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, D2O। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि परमाणु नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो परमाणु की नाभिक की खोज यहाँ पे रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? रदरफोर्ड। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, रदरफोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि पृथ्वी की आयु मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु मापने के लिए यूरेनियम विधि का प्रयोग किया जाता है। किसका? यूरेनियम विधि का। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? तो कैल्शियम के अवशोषण में जो मदद करने वाला विटामिन है वो आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, विटामिन डी। कैल्शियम के अवशोषण में क्या करता है? मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि मृदा के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो मृदा के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पेडोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दालें निम्नलिखित में से किसका समृद्ध स्रोत है? तो दाल प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है कि कवक के अध्ययन को किस नाम से भी जाना जाता है? कवक के अध्ययन को किस नाम से? माइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, माइकोलॉजी के अध्ययन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि त्वचा की सबसे बाहरी परत, इसे एपिडर्मिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस। ध्यान रखिएगा, त्वचा के सबसे बाहरी परत को। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो विषाणु जनित यहाँ पे पोलियो है, बाकी सारे रोग जीवाणु जनित है। किससे? जीवाणु जनित है। ध्यान में रखिएगा। रक्त समूह की खोज की थी, तो रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो ये किया था लैंड स्टीनर ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, किसने? लैंड स्टीनर ने। अगला क्वेश्चन है कि एक वयस्क मानव का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो
कितना होता है आप सभी को पता है, 120/80 मिमी Hg होता है। नेक्स्ट, रेड डाटा बुक खाता प्रदान करता है। तो रेड डाटा बुक में आपको बता दें कि लुप्त प्राय पौधे और जानवर दर्ज होते हैं। क्या? लुप्त प्राय पौधे और जानवर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, गठिया शरीर के जोड़ों में निम्नलिखित में से किसके जमाव के कारण होता है? तो गठिया जो होता है वो आपको बताते हैं कि यूरिक एसिड के जमाव के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। किसी जमाव के कारण? यूरिक एसिड के कारण गठिया। और नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि कैंसर का पता लगाने में प्रयुक्त होने वाले रेडियो समस्थानिक हैं। तो कैंसर का पता लगाने के लिए उपयोग होता है किसका? कोबाल्ट 60 का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कोबाल्ट 60। नेक्स्ट, वाहन में मीटर जो वाहन तय की गई दूरी की गणना करता है वो कहलाता है। तो जो मीटर, जो वाहन में जो मीटर जो तय की गई दूरी की गणना करता है, जो मीटर लगा हुआ होता है, उसे कहते हैं क्या? ऑडोमीटर। क्या कहा जाता है उसे? उसे कहा जाता है ऑडोमीटर। अगला क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? यहाँ पे पास्कल होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्या? पास्कल। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, अगला है, वाहनों के पार्श्व दर्पण किस प्रकार के दर्पण होते हैं? तो वाहनों का जो पार्श्व दर्पण होता है आपको बता दें कि अवतल दर्पण होता है। किस प्रकार का दर्पण होता है? अवतल दर्पण लगा हुआ होता है। यदि किसी वस्तु का भार 60 किलोग्राम है, चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? ऑप्शन है 60 न्यूटन, 600 न्यूटन, 100 न्यूटन और 10 न्यूटन। तो करते हैं, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु की कोशिकाओं और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। तो इसे कहा जाता है एपोप्टोसिस। क्या कहा जाता है? एपोप्टोसिस। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो लसिका कोशिकाएं बनती है तिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, स्प्लीन। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो डीएनए में क्या नहीं पाया जाता है? तो डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है। डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है। तो मकड़ी में क्या पाई जाती है जो ये कीट से भिन्न होती है? तो मकड़ी के कुल 8 टांगे होती है, इसी कारण मकड़ी कीट से भिन्न होती है। अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में नई प्रतिजैविक की दाव से निकाला गया है जहरीले। आपको बता दें कि ये निकाला गया है मेढक से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्कियोपेटेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक करी है? तो आर्कियोपेटेरिक्स जिन प्राणियों के बीच की योजक करी है वह है सरीसृप व पक्षी। कौन है? सरीसृप व पक्षी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उड़ने वाला स्तनपायी है। तो आपको बता दें कि उड़ने वाला जो स्तनपायी है वो है चमगादड़। कौन है? चमगादड़। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हेलोफाइट्स अच्छी वृद्धि करते हैं। तो हेलोफाइट्स जो होते हैं वो किस में अच्छी वृद्धि करते हैं? तो ये अच्छी वृद्धि करती हैं क्षारीय मृदा में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि एक परजीवी पर दूसरे परजीवी आश्रित रहने को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है उपपरजीविता। क्या कहा जाता है? उपपरजीविता। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो जल में तैरना न्यूटन की गति के तृतीय नियम के कारण संभव है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? तो यह कथन है न्यूटन का। किसका है? न्यूटन का। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि एक अंतरिक्ष यात्री
पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है? क्योंकि ये इसलिए छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्र तल पर क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से क्या है, वहाँ पे पृथ्वी की तुलना में अत्यंत अल्प है। नेक्स्ट अगला प्रश्न कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जी का मान क्या हो जाएगा, जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जी का मान बढ़ता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या हो जाता है? तो चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार घट जाता है। क्या होता है? द्रव्यमान तो सेम रहता है लेकिन भार क्या हो जाता है? घट जाता है। अगला प्रश्न है रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट आपको बता दें कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बल का गुणनफल है, तो आपको बता दें कि बल का गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और त्वरण का। अगला प्रश्न है धन आवेश आयन कहलाता है, तो धन आवेश आयन कहलाता है कैटायन का। किसका? कैटायन का। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि ऋण आवेशित आयन कहलाता है, तो ऋण आवेशित आयन आपको बता दी कि ये कहलाता है एनायन का। किसका कहलाता है? एनायन का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो सामान्य ट्यूबलाइट में आपको बता दें कि ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है। क्या होता है? ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है। अगला प्रश्न है कि पानी में फिटकिरी मिलाई जाती है, तो पानी में फिटकिरी इसके लिए मिलाई जाती है क्योंकि बैक्टीरिया को मारने के लिए। पानी में फिटकिरी बैक्टीरिया को मारने के लिए मिलाई जाती है। अगला प्रश्न है कि रेडियम प्राप्त किया जाता है, तो रेडियम प्राप्त किया जाता है पीच ब्लेंड से। किससे किया जाता है? पीच ब्लेंड से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जा सकता है? तो मरकरी को लोहे के पात्र में रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है गैसोहोल गैसोलीन और किसका मिश्रण है? तो आपको बता दें कि ये इथाइल अल्कोहल का क्या है? मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सबसे भारी धातु है, तो आपको बता दें कि सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। कौन है? ऑस्मियम। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सबसे हल्की धातु कौन सा है? तो सबसे हल्की धातु है कौन सा? ये लिथियम है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। कौन सा तत्व है? सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पारे का प्रमुख अयस्क है, तो पारा का प्रमुख अयस्क है सीनेबार। क्या है? सीनेबार। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है चांदी का अयस्क है, तो चांदी का अयस्क आपको बता दें कि अर्जेंटाइन। क्या है? अर्जेंटाइन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन डीएनए रहित होने पर भी द्विगुणन करता है? तो डीएनए रहित होने पर भी जो द्विगुणन करता है वो है तारक केंद्रक। कौन है? तारक केंद्रक। अगला प्रश्न अगला क्वेश्चन है कि स्तनधारियों में लीडिंग कोशिका पाया जाता है, तो स्तनधारियों में लीडिंग कोशिका वृषण में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? वृषण में पाया जाता है। अगला प्रश्न अगला क्वेश्चन है कि क्रोमोसोम में पाया जाता है, तो क्रोमोसोम में आपको बता दें कि डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन ये सभी पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है सोडियम धातु को डुबाकर रखा जाता है, तो सोडियम धातु को किस में डुबाकर रखा जाता है? तो ये रखा जाता है केरोसिन में डुबाकर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यूरिया का रासायनिक नाम है, तो यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो यूरिया का रासायनिक नाम है कार्बामाइड। क्या है? कार्बामाइड। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है कहलाता है। वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है वो है आपका आयोडीन। कौन सा तत्व है? वो है आपका आयोडीन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पारा मरकरी का लैटिन नाम है। तो पारा का लैटिन नाम है हाइड्रा गैरम। क्या है? हाइड्रा गैरम। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीसा का लैटिन नाम क्या है? तो सीसा का लैटिन नाम है अर्जेंटम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर पदार्थ है। तो सबसे कठोर पदार्थ आपको बता दे कि हीरा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध जल होता है। तो आपको बता दे कि शुद्ध जल ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। ये क्या होता है? ये उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। अगला प्रश्न, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन सी है? तो मलेरिया को भगाने में, मलेरिया बीमारी को ठीक करने में जो सबसे कारगर औषधि है वो है क्लोरोक्विन। क्या है? क्लोरोक्विन। अगला क्वेश्चन है कि गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किया था सीवी देसाई ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अक्रिय गैसों की खोज किसने की? तो आपको बता दे कि अक्रिय गैसों की खोज रैमजे ने की थी। किसने की थी? रैमजे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट क्या होता है? तो आपको बता दे कि जब आप खाना पकाएंगे तो सर्वाधिक मात्रा में आपका विटामिन क्या होगा? नष्ट होगा। अगला प्रश्न है कि सिंदूर का रासायनिक नाम है। तो सिंदूर का रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, लाइसोसोम बनता है। तो लाइसोसोम आपको बता दे कि किससे बनता है? ये गोल्जी का है। लाइसोसोम कहाँ बनता है? गोल्जी का में। अगला प्रश्न, विभिन्न जातियों के ex-situ संरक्षण के लिए निम्न में से कौन संबंधित है? तो इसमें आपका संबंधित है कौन? जर्म प्लाज्म बैंक। कौन संबंधित है? जर्म प्लाज्म बैंक। अगला प्रश्न है कि जन्म के बाद मानव किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है तंत्रिका में। किसमें? तंत्रिका में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो नियंत्रण में जो उत्तरदायी है वो आपका इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, जीन है। तो जीन क्या है? तो आपको बता दे कि जीन डीएनए का एक भाग है। क्या है? डीएनए का एक भाग है। अगला प्रश्न है कि लाइसोसोम का लक्षण किसकी अधिक संख्या में उपस्थिति के कारण दिखाई पड़ता है? तो ये दिखाई पड़ता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के कारण। किसके कारण? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के कारण। इस तरह से आज का 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर किया। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार हम एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। चलिए, बोधय और भूदान आंदोलन से कौन संबंध है? ऑप्शन है ए आचार्य नरेंद्र देव, बी जी.के. गोखले, सी एम.जी. रानाडे, डी आचार्य विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि सर्वोदय और भूदान आंदोलन से आचार्य विनोबा भावे संबंधित थे। इन्होंने भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से प्रारंभ किया था। वीवीआई प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? बार बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन है 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 और 29 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को
राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को प्रदान की थी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? ऑप्शन है ए 6, बी 7, सी 4, डी 5। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 7। आपको बता दें कि जब संविधान बना था तो संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा संपत्ति को मौलिक अधिकार की श्रेणी से समाप्त कर दिया गया। अतः अब 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन है वो देख लेते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 हमारे मौलिक अधिकार वर्तमान में हैं। और बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, तो वो है 44वां संवैधानिक संशोधन। ध्यान में रखिएगा 1979 में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश विस्तार कितना से कितना के बीच फैला है? ऑप्शन नंबर आपको बता दे कि ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच फैला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आप तो ध्यान में रखिएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत का विस्तार फैला हुआ है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए निम्नोलॉजी, बी पोटोमोलॉजी, सी टोपोलॉजी, डी हाइड्रोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा निम्नोलॉजी। आपको बता दें कि निम्नोलॉजी को सरोविज्ञान भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत झीलों, तालाबों, नदियों और नम भूमियों का अध्ययन किया जाता है। VBI प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? निम्नोलॉजी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? क्वेश्चन फिर से सुनिए, झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? ऑप्शन है मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आपको बता दें कि मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर इन तीनों जगह पर वर्तमान में झूम कृषि प्रचलित है। आप यहाँ पर समझ लीजिए कि मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पेड़ों एवं वनस्पतियों को काटकर उस स्थान को साफ करके बची हुई वनस्पतियों को जलाकर उस स्थान पर जो कृषि की जाती है उसे स्थानांतरी शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कृषि कहते हैं। इस क्रिया में जली हुई पेड़ों एवं वनस्पतियों की राख उर्वरक का कार्य करता है। तो VBI प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, खासी और गारो जयंतियाँ मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन फिर से समझिए, खासी और गारो जयंतियाँ मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन है मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि खासी गारो मुख्यतः मेघालय राज्य में पाई जाती है। मेघालय राज्य की कुल जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत 85.52% है, यानी सबसे ज़्यादा यहाँ पे जनजातियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है? ऑप्शन है महालागुर, सागरमाथा, चोमोलंगमा और खुम्बुस्ते। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? ऑप्शन है ए डार्विन, बी मेंडल, सी लेमार्क, डी डेब्रिज। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा मेंडल। आपको बताते कि ग्रेगर जॉन मेंडल
ने वंशागति के मूल नियम बनाकर आधुनिक अनुवांशिकी की नींव रखी, इसलिए इन्हें अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? मनुष्य का मस्तिष्क ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मनुष्य का मस्तिष्क 3 भागों में विभाजित होता है। मनुष्य का दिमाग 3 भागों में विभाजित होता है, जो इस प्रकार है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? ऑप्शन है नागासाकी, हिरोशिमा, टोक्यो, हांगकांग। बताइए कहाँ गिराया गया था? तो आपको बता दें कि पहली बार परमाणु बम ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हिरोशिमा पे गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 को अमेरिकी वायुसेना ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम लिटिल बॉय गिराया था। इसके 3 दिन बाद अमेरिका ने नागासाकी शहर पर फैटमैन परमाणु बम गिराया था। तो ये 2 शहरों पे परमाणु बम 6 अगस्त, उसके 3 दिन बाद ठीक 9 अगस्त को गिराया गया था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल स्तर है। जहाँ पे रेडियो तरंग संचरण करते हैं वो वायुमंडल स्तर कौन सा है? ऑप्शन है वर्णमंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल और समताप मंडल। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, आयन मंडल। आपको बता दें कि आयन मंडल रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है। मुख्यतः यह 100 से 400 किलोमीटर के बीच का वायुमंडल है, आयन मंडल कहलाता है। रेडियो तरंग की खोज हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। किसने की थी? हेनरिक हर्ट्ज ने। ये जो हम व्याख्या बताते हैं इसे आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इसमें छुपे हुए होते हैं। इसका उपयोग रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन में किया जाता है। तो आयन मंडल हो गया आंसर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाता है, अतः वायु का प्रतिरोध उसे अधिक झेलना पड़ता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण उस पर लगने वाला वायु का प्रतिरोध अधिक होता है, अतः पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है। जबकि पत्थर के पृष्ठ का क्षेत्रफल कम होने के कारण वह तेजी से नीचे गिरता है, यही इसका कारण है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि स्मैश शब्द का संबंध किस खेल से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है वॉलीबॉल, हॉकी, लॉन टेनिस, क्रिकेट। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, लॉन टेनिस। स्मैश लॉन टेनिस से जुड़ा एक शब्द है। स्मैश वह शॉट होता है जो हीटर द्वारा सिर के ऊपर से सर्विस के रूप में मारा जाता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है निर्वात ट्यूबों का, ट्रांजिस्टरों का, आईसी चिप्स का और सूक्ष्म संधारित्रों का। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में सूक्ष्म संधारित्रों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप समझ लीजिए कि निर्वात ट्यूबों का प्रयोग पहली पीढ़ी में, यानी निर्वात ट्यूब का प्रयोग पहली पीढ़ी कंप्यूटरों में। पहली पीढ़ी का काल कब से कब तक माना जाता है? तो 1940 से 1954 तक। उसके बाद है ट्रांजिस्टरों का प्रयोग द्वितीय पीढ़ी में, यानी इसका पहली पीढ़ी में, इसका द्वितीय पीढ़ी में। द्वितीय पीढ़ी माना जाता है 1955 से 1964। आईसी चिपों का प्रयोग तृतीय पीढ़ी में, यानी ये आईसी चिप जो दिख रहा है आपका, इसका प्रयोग तृतीय पीढ़ी में। इसका काल माना जाता है 1965 से 1971 तथा माइक्रो प्रोसेसर यानी सूक्ष्म संधारित्रों का प्रयोग चौथी पीढ़ी में। चौथी पीढ़ी के काल कब से कब तक माना जाता है? तो 1971 से वर्तमान में किया गया है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बाह्य अंतरिक्ष में चलने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, एलेक्सी लियोनोव। आपको बता दें कि रूसी अंतरिक्ष यात्री एलेक्सी लियोनोव ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जो वोस्टखोद 2 सोयूज 19 ASTB मिशन के द्वारा अंतरिक्ष में कदम और वहां बाह्य अंतरिक्ष में 12 मिनट 9 सेकंड तक विचरण किया था। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था?
ऑप्शन है 1969, 1953, 1753, 1853। तो आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 1853। भारत में सर्वप्रथम रेल वर्ष 1853 में बम्बई से थाने के बीच चलाई गई, किंतु रेलवे तंत्र की एक यूनिट का राष्ट्रीयकरण वह 1951 में किया गया। भारतीय रेलवे विश्व की बृहत्तम नेटवर्क प्रणाली में शामिल है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट समझिए कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, ये भी एक क्वेश्चन है। 1951 में किया गया। रेल कब कहाँ से कहाँ के बीच में चला, तो मुंबई से थाने के बीच में चला। तो ये सभी प्रश्न आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, साहित्य के लिए। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार वर्ष 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था? तो भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। कौन था? आंध्र प्रदेश था। यहाँ पर देख लीजिए कि 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा भाषाई आधार पर 14 राज्यों तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि भूकंप के उद्गम स्थल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है भूकंपीय केंद्र, ऊपरी केंद्र, कोर केंद्र, भूकंपीय फोकस। तो भूकंप का जो उद्गम स्थल होता है, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, उसे भूकंपीय फोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूकंपीय फोकस। नेक्स्ट, यहाँ पर देख लेते हैं कि वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है, भूकंप का उद्गम होता है, उसे फोकस कहते हैं। इसे अवकेंद्र यानी हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। ऊर्जा तरंगें अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह तक पहुँचती है। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपम होता है उसे अधिकेंद्र या एपिसेंटर बोला जाता है। यानी जब ऊर्जा निकलती है और सबसे नज़दीक वाला जो भूमि का सतह होता है उसे एपिसेंटर कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? जी पॉल, नॉर्मन बोरलॉग, वैन नील, डॉक्टर मिशेल। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, नॉर्मन बोरलॉग। भारत में MS स्वामीनाथन को कहा जाता है और वर्ल्ड में प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। यहाँ पर देख लीजिए कि नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति के प्रवर्तक माने जाते हैं, लेकिन भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय C सुब्रमण्यम को जाता है और MS स्वामीनाथन एक जाने माने वनस्पति विज्ञानी थे जिन्होंने हरित क्रांति लाने के लिए C सुब्रमण्यम के साथ काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? यह क्यों होता है? तो ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। क्यों होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आपको बता दें कि मरीचिका विभिन्न घनत्वों की वायु परतों पर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। एक रेगिस्तान में दिन के समय में रेत बहुत गर्म होती है, इसके संपर्क में हवा की परत गर्म हो जाती है और हल्की हो जाती है। हल्की हवा ऊपर उठती है और ऊपर से सघन हवा नीचे आती है। तो यही कारण है। आकार की दृष्टि से शनि का स्थान हमारे सौर मंडल में कौन सा है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आपको आंसर बताने से पहले अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस ग्रहों की स्थिति को हम देखते हैं। सूर्य के सबसे जो पास का ग्रह है वो है बुध, सेकेंड नंबर पे आता है शुक्र, तीसरे नंबर पे पृथ्वी जो हमारी पृथ्वी है, चौथे पे मंगल, पांचवें पे बृहस्पति, छठे पे शनि, सातवें पे अरुण और आठवें पे आता है वरुण। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस सबसे लास्ट में कौन सा ग्रह हो गया? आपका वरुण हो गया। और सबसे पास का कौन सा ग्रह हो गया? तो आपका बुध हो गया। अब यहाँ पर प्रश्न है कि आकार की दृष्टि से, ये तो डिस्टेंस के हिसाब से था, अब है आकार की दृष्टि से शनि का स्थान हमारे सौरमंडल में कौन सा है? तो आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आपका? 1 नंबर पे बृहस्पति है और 2 नंबर पे आपका कौन सा है? 2 नंबर पे शनि है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा आपका। आकार की दृष्टि से शनि का स्थान हमारे सौरमंडल में दूसरा है। आपको बता दें कि सौरमंडल में आकार की दृष्टि से ग्रहों का सही अवरोही क्रम इस प्रकार है। आप आकार की दृष्टि से अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस हमने पहले ही बता दिया। आकार की दृष्टि से देख लीजिए, सबसे बड़ा है बृहस्पति 1 नंबर पे, 2 नंबर पे आपका शनि, 3 नंबर पे अरुण, 4 नंबर पे वरुण, 5 नंबर पे पृथ्वी।
आकार के दृष्टि से पृथ्वी का कौन सा स्थान है? 5वां है, ध्यान में रखिएगा। 6 पे शुक्र, 7 पे मंगल और 8 पे बुध। यानी सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है और सूर्य के सबसे पास का ग्रह भी कौन सा है? बुध है। तो इस एक प्रश्न के व्याख्या से आपके कई प्रश्न बनते हैं, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी बिट्स इन ए बाइट? हाउ मेनी बिट्स इन ए बाइट? ऑप्शन ए है 4, बी है 8, सी है 16 और डी है 32। सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 1 बाइट बराबर कितना होता है? 8 बिट्स होता है। यहाँ देख लीजिए, 1 बाइट बराबर 8 बिट्स। 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट्स। 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट। 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट और 1 टेराबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट। तो आप इस महत्वपूर्ण पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। और आपका जो आंसर है, 1 बाइट बराबर कितना बिट्स होता है? 8 बिट्स होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, 8 बिट्स। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है पहला जी पॉल, बी नॉर्मन बोरलॉग, वैन नील और डॉक्टर मिशेल। आप सभी को पता होना चाहिए कि हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, नॉर्मन बोरलॉग। ये पूरे वर्ल्ड की बातें कर रहे हैं। इंडिया की बातें करें तो एम एस स्वामीनाथन। आप दोनों का इमेज देख रहे हैं, ये हैं प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग, जिसे वर्ल्ड में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, और ये है एम एस स्वामीनाथन, जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। आपको बता दें कि नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के प्रवर्तक माने जाते हैं, लेकिन भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय सी सुब्रमण्यम को जाता है। एम एस स्वामीनाथन एक जाने माने वनस्पति विज्ञानी थे, जिन्होंने हरित क्रांति लाने के लिए सी सुब्रमण्यम के साथ काम किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पोलियो के टीके की खोज किसने की? तो पोलियो का जो टीका है उसका खोज किसने किया था? तो जॉन साल्क। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, जॉन साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। अब यहाँ पर देख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण टीका जिसका खोजकर्ता हम आपको बताने वाले हैं। एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे चेचक। चेचक के टीका का खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। रेबीज के टीका का खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने। इन्फ्लुएंजा, थॉमस फ्रांसिस जूनियर। खसरा का टीका मॉरिस हिलमैन। कंठमाला मॉरिस हिलमैन। छोटा चेचक मॉरिस हिलमैन। मेनिंजाइटिस मॉरिस हिलमैन। इन सभी का मॉरिस हिलमैन ने ही किया था। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी मॉरिस हिलमैन। निमोनिया का मॉरिस हिलमैन। रोटावायरस पॉल ऑफिट। रूबेला का स्टेनली प्लॉटिकिन। और पोलियो का जोनास सॉल्क। कौन? जोनास सॉल्क। सभी वीवीआई पॉइंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि भाषाई के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है कौन? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आप देख लीजिए इंडिया के मैप में आंध्र प्रदेश यहाँ पे है। ये भाषाई के आधार पर गठित पहला राज्य था। कौन सा? पहला राज्य था। महत्वपूर्ण पॉइंट्स है कि 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भारत के आधार पर भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा भाषाई आधार पर 14 राज्यों तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ था। कौन सा पॉइंट भी आइए देख लीजिए, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का भाषा के आधार पर गठन हुआ था। और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित हुआ था 1953 में। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप के उद्गम स्थल को कहा जाता है। तो भूकंप का जो उद्गम स्थल होता है, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, देख लीजिए यहाँ पे, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, इसे क्या कहा जाता है? इसे फोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोकस। यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट हो जाएगा, भूकंपीय फोकस। जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, इसे क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, फोकस कहा जाता है।
कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बता दें आपको कि वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र है, जिसे फोकस कहा जाता है। इसे अब केंद्र यानी हाइपो सेंटर भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जहां से ऊर्जा निकलती है, जहां फोकस होता है, उसे हाइपो सेंटर भी कहा जाता है। ऊर्जा तरंगे अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है अधिक केंद्र यानी एपी सेंटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपी सेंटर। यानी आप यहाँ पे देख लीजिए कि जो समीपतम होगा, जैसे यहाँ से आपका इसका तरंग निकला और सबसे जो समीपतम सतह पर जो जगह होगा उसे एपी सेंटर बोला जाता है। क्या कहा जाता है? एपी सेंटर। तो इसे ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, आप सभी को पता होना चाहिए। लेकिन इस 4 ऑप्शन में एक जो है खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है। कहाँ पे नहीं है? जिनेवा में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण संगठन है जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। काफ़ी संस्था का, काफ़ी संगठन का, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, इसलिए आपको यह ध्यान में रखना जरूरी है। बाकी खुद ध्यान में आ जाएगा। जैसे रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO का मुख्यालय जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। विश्व आर्थिक मंच, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO, विश्व व्यापार संगठन WTO, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संस्था, यानी इन सभी संस्था का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? क्यों होता है यह प्रघटना? आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप दिख रहा है कि ये एक रोड है और कड़क धूप वाली रोड है। यहाँ पे आपको दूर ऐसा लग रहा है कि पानी जमा हुआ है, लेकिन सच में यहाँ पे कोई पानी नहीं जमा हुआ है। इसे ही बोलते हैं मृग तृष्णा। क्या बोलते हैं? मृग तृष्णा। यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसी परिघटना दिखाई देती है। किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। यहाँ पर देख लीजिए कि मरीचिका विभिन्न घनत्वों की वायु की परतों पर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। एक रेगिस्तान में दिन के समय रेत बहुत गर्म होती है। इसके संपर्क में हवा की परत गर्म हो जाती है और हल्की हो जाती है। हल्की हवा ऊपर उठती है और ऊपर से सघन हवा नीचे आती है। तो यह महत्वपूर्ण पॉइंट्स था। अगला प्रश्न, किस लौह अयस्क में 72% लोहा होता है? ऑप्शन ए है मैग्नेटाइट, बी लिमोनाइट, सी हेमेटाइट और डी सीडेराइट। तो आपको बता दें कि आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मैग्नेटाइट में 72% लोहा होता है। आपको जानना जरूरी है कि किस अयस्क में कितना % लोहा होता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे हेमेटाइट में 70% लोहा, मैग्नेटाइट में 72% लगभग, लिमोनाइट में 59.8% लोहा होता है, सीडेराइट में 48.2% लोहा होता है। तो देख लीजिए सबसे कम किस में हो गया? सीडेराइट में। ये पूछा जा सकता है आप में। सबसे ज़्यादा मैग्नेटाइट में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश में की थी? नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? ऑप्शन है USA, UK, रूस और स्वीडन। तो आप सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन ने की थी। किसने की थी? स्वीडन ने की थी। देख लीजिए कि स्वीडिश रसायनज्ञ और उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल की 1895 की वसीयत के अनुसार उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया है। भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति में योगदान जिन्होंने मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया है, उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है आपका, आगे हम 2 प्रश्न आपको देंगे। दोनों का आंसर हम कल के क्लास में बताएंगे। आज आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भेजना है और जो भाई इसका आंसर देंगे उनका नाम भी कल के क्लास में
लिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री क्या होते हैं? राज्य का मुखिया, सरकार का मुखिया, राज्य के शासक सरकार का मुखिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आप खुद कमेंट कीजिए कि इसमें कौन सा आंसर आपको लगता है सही है। राज्य का मुखिया सही है, सरकार का मुखिया सही है, राज्य के शासक सरकार का मुखिया सही है, उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। और एक और क्वेश्चन जो आपके लिए लेकर आए हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत है? पृथ्वी के वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत पाया जाता है? पहला क्षोभ मंडल, मेसोस्फीयर, आयन मंडल और समताप मंडल। आपको बताना इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। आप डिटेल में भी लिख कर कमेंट में आंसर भेज सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? हम जो भोजन करते हैं उसमें भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? ऑप्शन है ए खिचड़ी, बी चावल दाल, सी दही चूड़ा, डी पनीर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय भोजन खिचड़ी है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, नौटंकी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नौटंकी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का दिल कहा जाता है? ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी बिहार। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत का दिल मध्य प्रदेश को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश के पास एक भी आर्मी नहीं है? ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी अमेरिका, सी आइसलैंड, डी जापान। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आइसलैंड के पास एक भी आर्मी नहीं है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है ए बुध, बी बृहस्पति, सी शुक्र, डी पृथ्वी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पहनावा क्या है? मतलब कि भारत का राष्ट्रीय ड्रेस क्या है? ऑप्शन है ए जींस, बी पैंट शर्ट, सी धोती कुर्ता, डी ट्राउजर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पोशाक पहनावा या ड्रेस धोती कुर्ता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर है जो कभी बैठकर नहीं सोता है? ऑप्शन है ए चीता, बी जिराफ, सी हाथी, डी घोड़ा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। घोड़ा कभी भी बैठकर नहीं सोता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन है ए आर्यभट्ट,
बी जिराफ, सी गगनयान, डी सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? ऑप्शन है ए नेपाल, बी भारत, सी पाकिस्तान, डी चीन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कबड्डी खेल का जन्मदाता भारत को माना जाता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, कौन सा पक्षी शेर का भी शिकार कर सकता है? ऑप्शन है ए बाज, बी चील, सी शुतुरमुर्ग, डी गिद्ध। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। शुतुरमुर्ग शेर का भी शिकार कर सकता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? ऑप्शन है ए असम, बी केरल, सी बिहार, डी ओडिशा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कथकली केरल राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट जीके जीएस के इंटरेस्टिंग क्लास में। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मानव शरीर में 4 कोष्ठक होते हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, जार्विक 7 है। जार्विक 7 क्या है? ऑप्शन है ए पेसमेकर, बी कृत्रिम नेत्र, सी इलेक्ट्रॉनिक पैर और डी कृत्रिम हृदय। तो जार्विक 7 कृत्रिम हृदय है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्न की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन है ए 190 दिन, बी 120 दिन, सी 150 दिन, डी 180 दिन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, मानव रुधिर का पीएच मान है। तो मानव रुधिर का पीएच मान ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 7.9 होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। मानव रुधिर का पीएच मान 7.9 होता है। अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती है? तो वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कैल्शियम की कमी से कमज़ोर हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। कैल्शियम की कमी से वृद्धावस्था में हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। तो दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं कैल्शियम व फॉस्फोरस। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कैल्शियम व फॉस्फोरस। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ उत्पन्न होती है? तो लाल रक्त कणिकाएँ अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? ऑप्शन है ए अस्थि मज्जा, बी प्लीहा, सी परिशोधिका, डी यकृत। आपको बता दें कि आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो आरएच फैक्टर का नाम बंदर से संबंधित है।
किससे, ध्यान रखिएगा, बंदर से संबंधित है। RH फैक्टर का नाम ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। तो आपको बता दें कि RH तत्व के अनुसार ऑप्शन नंबर डी राइट है। RH प्लस पुरुष तथा RH माइनस महिला विवाह के लिए उपयुक्त जोड़ी नहीं है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि सेरेब्रम किससे संबंधित है। तो सेरेब्रम का संबंध है दिमाग से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सेरेब्रम का संबंध किससे है, दिमाग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है। फिर से सुनिए क्वेश्चन, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है। तो भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। तो रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त में लाल रंग होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, फुफ्फुस सीरा। क्या हो जाएगा, फुफ्फुस सीरा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। तो मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य तिल्ली करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्या करता है, तिल्ली। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ा, यकृत, किडनी, इन सभी में होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेसमेकर का संबंध किससे है। तो पेसमेकर का संबंध आपका किससे है, हृदय से है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, हृदय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। तो सोते समय रक्तदाब क्या होता है, घटता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सोते समय रक्तदाब घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। तो पित्त उत्सर्जित किया जाता है यकृत द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यकृत द्वारा। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। ऑप्शन है लैंडस्टीनर, कॉर्नबर्ग, ब्राउन, हॉर्वे। तो आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम हार्वे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो प्रोटीन का पाचन उदर से प्रारंभ होता है। कहाँ से, उदर से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, उदर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में टाइलिन पाया जाता है। कौन सी एंजाइम, टाइलिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक होती है। तो लार स्टार्च के पाचन में क्या होती है, सहायक होती है। ध्यान में रखिएगा, किसके पाचन में लार सहायक होती है, स्टार्च के पाचन में। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। तो अधिकतम पोषक तत्व रक्त में आपको बता दें कि छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। कहाँ से, छोटी आंत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में टाइलिन पाया जाता है। कौन सा, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट है कि अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो अस्थि में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में उत्पन्न होता है। तो पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में होता है। किस अंग में होता है, छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। तो टिबिया नामक हड्डी आपको बता दें कि टांग में पाई जाती है। किस में, टांग में पाई जाती है। टिबिया, टी से टांग, टी से टिबिया, याद रखिएगा। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है, फीमर।
कौन सा? जांघ की हड्डी फीमर सबसे लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है? तो ये फीमर है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, फीमर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो यहाँ पे ह्यूमरस मानव की पैर की हड्डी नहीं है, बाकी फिबुला, टिबिया, फीमर ये सब मानव के पैर में हड्डी पाई जाती है। तो कौन आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमरस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 12 जोड़े। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो ये होती है स्टेपीज, जो कान में पाई जाती है। कौन होती है? स्टेपीज। अगला क्वेश्चन है नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो आपको बता दें कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है, वैसे सामान्य मनुष्य में 206 होती है। नेक्स्ट मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो बता दें कि मनुष्य के खोपड़ी में कुल 8 अस्थियां होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 8 अस्थियां। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाओं की सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। किसके द्वारा? लोहित कोशिकाओं की सहायता से। अगला क्वेश्चन है किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि हिपैरिन के मौजूदगी के कारण शरीर में क्या होता है? रक्त जमता नहीं है। किसके कारण? हिपैरिन के मौजूदगी के कारण। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? मनुष्य के शरीर में अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकेंड लगता है। कितना? 0.8 सेकेंड लगता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। सामान्य जीवन काल में यानी पूरे जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग 2 अरब बार धड़कता है। कितना? 2 अरब बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? एक स्वस्थ इंसान के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के वजन का 7% होती है। कितना होता है? 7%, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? तो एक वयस्क मनुष्य में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? तो 6 से 7 लीटर होता है। कितना होता है? 6 से 7 लीटर। अगला क्वेश्चन है एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? तो एक वयस्क मनुष्य में रक्त का औसत आयतन ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापकता ग्राह्यता रखता है? तो ये ब्लड ग्रुप है ए बी सर्वव्यापकता ग्राह्यता रखता है। नेक्स्ट है ए बी रक्त वाले व्यक्ति को सर्वाधिक आदाता कहा जाता है क्योंकि इनमें क्या होता है? उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र है तो सेरेब्रम। मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र क्या है? सेरेब्रम है। नेक्स्ट है कि सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो सेरेब्रम का संबंध है दिमाग से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सेरेब्रम का संबंध किससे है? दिमाग से है। किससे है? दिमाग। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो बच्चों का लिंग निर्धारण आपको बता दें कि पिता के गुणसूत्र से होता है। किसके? पिता के गुणसूत्र से बच्चों का लिंग निर्धारण होता है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है? तो स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ट्यूबेक्टोमी। और पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है वैसेक्टोमी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, क्या? वैसेक्टोमी। नेक्स्ट मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मानव शरीर के पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। किसे? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी
ग्रंथि है तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? तो इंसुलिन एक प्रकार का यहाँ पे एंजाइम है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्या है? एंजाइम है। नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? थायराइड ग्रंथि का स्थान है गला में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गला में। कौन सा जानवर आदमी की तरह रोता है? ऑप्शन है ए घोड़ा, बी बंदर, सी चिंपैंजी, डी भालू। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। भालू आदमी की तरह रोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा कार्य करता है? अर्थात मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा व्यस्त रहता है? ऑप्शन है ए फेफड़ा, बी किडनी, सी लीवर, डी दिल। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। दिल सबसे ज़्यादा व्यस्त रहता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, इंसान के बाद सबसे ज़्यादा समझदार जीव कौन सा है? ऑप्शन है ए बंदर, बी भालू, सी डॉल्फिन, डी कुत्ता। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इंसान के बाद सबसे समझदार जीव डॉल्फिन है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? हम जो भोजन करते हैं उसमें भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? ऑप्शन है ए खिचड़ी, बी चावल दाल, सी दही चूड़ा, डी पनीर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय भोजन खिचड़ी है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, नौटंकी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नौटंकी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का दिल कहा जाता है? ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी बिहार। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत का दिल मध्य प्रदेश को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश के पास एक भी आर्मी नहीं है? ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी अमेरिका, सी आइसलैंड, डी जापान। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आइसलैंड के पास एक भी आर्मी नहीं है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है ए बुध, बी बृहस्पति, सी शुक्र, डी पृथ्वी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। नेक्स्ट,
अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पहनावा क्या है? मतलब कि भारत का राष्ट्रीय ड्रेस क्या है? ऑप्शन है ए जींस, बी पैंट शर्ट, सी धोती कुर्ता, डी ट्राउजर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पोशाक पहनावा या ड्रेस धोती कुर्ता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर है जो कभी बैठकर नहीं सोता है? ऑप्शन है ए चीता, बी जिराफ, सी हाथी, डी घोड़ा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। घोड़ा कभी भी बैठकर नहीं सोता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन है ए आर्यभट्ट, बी जिराफ, सी गगनयान, डी सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? ऑप्शन है ए नेपाल, बी भारत, सी पाकिस्तान, डी चीन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कबड्डी खेल का जन्मदाता भारत को माना जाता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, कौन सा पक्षी शेर का भी शिकार कर सकता है? ऑप्शन है ए बाज, बी चील, सी शुतुरमुर्ग, डी गिद्ध। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। शुतुरमुर्ग शेर का भी शिकार कर सकता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? ऑप्शन है ए असम, बी केरल, सी बिहार, डी ओडिशा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कथकली केरल राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट,